हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस पर्टिकुलर सीरीज में। बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जी हां, एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 डीपी का, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पे हमको बेसिकली किस चीज से रिलेट करना है, इस इंस्टीट्यूशन से। हमारे यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उनकी वर्किंग कैसी, उनका रोल क्या है, उनकी नीड क्या क्या है, ये सब चीजें हमको क्या बोल देंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट जो है हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, हम वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो वर्किंग आपको कैसे समझाई गई है, एक मेमोरेंडम के थ्रू, जो आपका एसईबीसी मेमोरेंडम है उसके थ्रू समझाई गई है। उसके बाद हमने बात करी है किसके बारे में, आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट और एक पॉलिटिकल। ठीक है, फिर आपसे बात करिए लेजिस्लेचर की, जो कि है अगेन लोकसभा और राज्यसभा। और फाइनली बात करी गई आपसे किसकी, जुडिशरी की। ये तीन एस्पेक्ट जो है, ये आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आपका लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो आपके तीन बेसिक डेमोक्रेसी के पिलर्स है, उनके बारे में आपसे यहां पे बात करी गई है। बात करते हैं इसमें यहां पे पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल को अगेन हम देखते हैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहीं जब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो इनकी वर्किंग के अलावा हम देखते हैं इसमें पावर का खेल, कि कौन सा हाउस जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वो कैसा है। तो ये सारी चीजें जो रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, रोल ऑफ लेजिस्लेचर और रोल ऑफ जुडिशरी, ये तीनों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाई गई हैं। कौन सी, उसकी कौन सी, आपकी मेमोरेंडम की। कौन सा मेमोरेंडम आता है, तो ये एसईबीसी का मेमोरेंडम आता है, जिसके थ्रू आपसे क्या करी गई है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी गई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मेमोरेंडम के बारे में। ठीक है, तो अगस्त 13, 1990 को एक मेमोरेंडम आता है, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या है भाई, ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है। जो नोटिस निकालती है आपके लिए, या फिर जो नोटिफिकेशन निकालती है, उसको मेमोरेंडम बोला जाता है। ठीक है, इसका एक अपना ही यूनिक सीरियल नंबर होता है। इसको जॉइंट सेक्रेटरी साइन करते हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल public grievances and pension signed the order. Quite short, looked at any other ordinary circular, the government issues hundreds of orders every day on the different methods. This one became a source of controversy for several years. अब देखो होता क्या है, ये कंट्रोवर्सी क्यों बनती है। जब भी हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक डिमांड क्रिएट करी जाती है। ठीक है, अब ये डिमांड प्रेशर ग्रुप के थ्रू करी जाती है। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहां पे देखी हैं, एक लिखा है हमने डिमांड और एक लिखा है हमने प्रेशर ग्रुप। डिमांड क्या होगी, एक किसी भी नए तरीके के लॉ के बारे में या किसी भी तरीके की चीज के बारे में जो कि डिमांड करी गई है, किसके द्वारा, प्रेशर ग्रुप के द्वारा। प्रेशर ग्रुप को कौन जो है प्रेशर ग्रुप, ये क्या है, या तो लोग हो सकते हैं, या कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कुछ एनजीओज हो सकते हैं, जो कि किसी रिफॉर्म के लिए क्या आपसे चाह रहे हैं, एक नया लॉ चाह रहे हैं, एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये डिमांड सिग्निफिकेंटली लोगों के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-12 लोग ही डिमांड करें तो लॉ बना दी जाएगा, ऑफकोर्स सी बातें नहीं है। ये कैसा काम करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे किस चीज पे, आपके एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको लेता हूं, ये टोटली सेक्युलर डिमांड से है। फॉर इंस्टेंस एक डिमांड क्रिएट करी गई बहुत सालों तक, किस चीज को, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने की। ठीक है, तो कैसे गई, जो मुस्लिम विमेंस थी उन्होंने प्रोटेस्ट करे, कुछ एनजीओस थे उन्होंने केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाके दिए, एग्जाम्पल दिए कि भाई इस पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस है वो गलत है और इस चीज का गलत फायदा उठाया जा रहा है, या लोग जो हैं इस चीज को गलत तरीके से इसको कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो उसकी पाकसार चीजें होनी चाहिए, जिस तरीके से वो इंप्लाई होना चाहिए उस तरीके से ना होके वो एक नेगेटिव वे में जा रहा है, ये ट्रिपल तलाक का सीन। तो ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है कि फिलहाल के लिए इस चीज प्रैक्टिस को क्या करी जाए, बैन करी जाए। फिर जो गवर्नमेंट क्या या एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, एक ऑर्डर निकालेगी। ठीक है, और ये ऑर्डर फिर बाद में जाके डिस्कस होगा, कहां, एक तो आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये क्या होगा, डिस्कस होगा लोकसभा में या राज्यसभा में।
अब अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ये काफी कंट्रोवर्शियल होता है नेचर में, तो इस पे केसेस हो जाते हैं भाई, लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं और फाइनली ये ऑर्डर कहां चला जाता है, या तो आपका जुडिशरी पे। कहां चला जाता है? जुडिशरी पे। ठीक है, जुडिशरी फिर फाइनली क्या करेगी, इस पे अपना वर्डिक्ट देगी और अपना डिसीजन सुनाएगी कि इस ऑर्डर को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो क्या उसमें कुछ अल्टरेशंस जरूरी हैं या नहीं है। इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो यहां हम समझने वाले हैं किस चीज को, SEBC मेमोरेंडम को। ठीक है, SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करा जाता है इनके डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है किस चीज का, 27% आरक्षण का, है ना, 27% रिजर्वेशन का। अल्टीमेटली क्या होता है, जो करंट गवर्नमेंट होती है वो इसको इंप्लाई नहीं कर पाती। ये रिजर्वेशन का जो फंडा है या ये रिजर्वेशन जो इन्होंने रिकमेंड करा गया था, ये किसके द्वारा करा गया था, तो ये सेकंड कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इसको आमतौर पर ये जनरली हम बोलते हैं क्या, बीपी मंडल कमीशन या मंडल कमीशन भी इसको बोला जाता है। बीपी मंडल जो थे इस कमीशन के हेड थे, उन्होंने रिकमेंड करा था क्या कि SEBC क्लासेस को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए सेंट्रल जॉब्स में और रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, एटलीस्ट जॉब्स में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी में इन लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। अब ये ऑर्डर आता है, इसको अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट जो है फिलहाल उस टाइम की गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है कि इसी चीज को क्या लिया जाता है, प्रोपोगेंडा बनाया जाता है और इसके बेसिस पे इसको प्रोपोगेट करके VP सिंह साहब की जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शंस जीतती है। इलेक्शंस जीतने के बाद वो इस पे विचार करती है, विमर्श करती है, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करती है और फाइनली इस कमीशन के रिकमेंडेशन को वो पास कर देती है। तो जैसे ये रिकमेंडेशन पास होता है, एक ऑर्डर आता है और फाइनली लोगों के बीच में मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ लोग बोलते हैं ये हमारे लिए नेगेटिव है। अल्टीमेटली लोग जो होते हैं वो PIL दाखिल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस दायर करते हैं, सारी PILs को इकट्ठा करके एक इंदिरा साहनी केस बनाया जाता है और फाइनली उस पर जुडिशरी अपना वर्डिक्ट देता है। इस टाइप से पूरा का पूरा ये SEBC का खेल हमको सामने दिख जाता है। तो चलिए एक बार इसको रीड ऑफ कर लेते हैं, बहुत आसानी से काफी समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा कुछ डिफिकल्ट सी चीज नहीं है। ठीक है, This order announced a major policy decision. It said 27% of the vacancy in civil post and services under the government of India are reserved for SEBC, the socially and educationally backward classes. इनके लिए क्या होता है, रिजर्वेशन का प्रबंध करा जाता है 27%। अब ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, देखो इससे पहले रिजर्वेशन जो है उसके सिर्फ दो कैटेगरी थी, एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, SEBC रिजर्वेशन आने की वजह से यहां पे एक तीसरी नई कैटेगरी इंक्लूड हो जाती आपकी SEBC। टोटल पोस्ट हमेशा 100% ही रहती है, 100% में से अब क्या हो रहा है, तीन कैटेगरी क्रिएट हो रही है किसकी, रिजर्वेशन की। इसलिए यहां पे लोगों के जो है मिक्स्ड रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. ठीक है, benefit of job reservation was till now then available only to scheduled caste and scheduled tribe. ठीक है, now there was a third category, तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस होने वाली थी किस चीज की, आपकी SEBC की। डिसीजन मेकर्स, ऑफिस वॉज मेनली इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस। ऑफिस क्या कर रहा था, सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहा था किस चीज के, इंप्लीमेंट करा था इंस्ट्रक्शंस को। किसने दिए गए थे, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के द्वारा। ठीक है, इस मिनिस्टर्स के ऑफिस को इस मिनिस्टर के ऑर्डर्स जो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहा था किसके थ्रू, मेमोरेंडम लेकर आके थ्रू। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर या मेमोरेंडम के थ्रू, है ना, वो सर्कुलेट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स होती है साथ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, कब, आपके 1979 में। ठीक है, इनको हेड कौन करता है, चेयरपर्सन कौन रहते हैं, तो BP मंडल साहब रहते हैं। ठीक है, और इसको इसलिए बोला जाता है क्या, मंडल
कमीशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन कमीशन से रिकमेंडेशन मांगी गई थी कि भाई सबसे पहली तो बात यह है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे SEBC को, और साथ साथ उनके लिए बेटरमेंट के लिए हमको क्या स्टेप्स लेना है, ये इनसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है। रिपोर्ट जो होती है वो 1 साल बाद मंडल कमीशन सबमिट करता है 1980 में, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं कि 27% आरक्षण का जो प्रावधान है वो हमको SEBC में रखना चाहिए, ठीक है। तो 27% का आरक्षण हमको गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिलता है, रिकमेंडेशन रहती है, ठीक है। और रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाता है। बहुत साल तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री एंड द पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अल्टीमेटली जब 1989 के लोकसभा इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उस समय पे VP मंडल साहब जो रहते हैं उस टाइम के लीडर अपने, वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक प्रोपोगंडा बनाते हैं और इसके बेसिस पे इलेक्शंस जीतते हैं, ठीक है। तो लोकसभा 1899 द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ जनता दल, ठीक है, कौन सी पार्टी रहती है, जनता दल रहती है। वो प्रॉमिस करती है कि अगर हम जीत जाएंगे, ठीक है, अगर हम जीत जाएंगे ये इलेक्शंस, तो हम क्या कर देंगे, इस SEBC का जो बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा है काम, उसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। फाइनली जनता दल जो है वो जीत जाती है, VP मंडल साहब आ जाते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसका सेवरल डिस्कशंस के बाद ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं इंडिया पार्लियामेंट में, जब भी नई लोकसभा बनती है तो सबसे पहला जो ओपनिंग स्पीच होता है वो प्रेसिडेंट साहब देते हैं, और प्रेसिडेंट साहब उस स्पीच में गवर्नमेंट में होने वाले काम के बारे में अंदेशा दे देते हैं। उस समय प्रेसिडेंट साहब जो थे उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम जो सरकार है ये इस BP मंडल के रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए पूरी पॉजिटिव है ना। अगस्त 6, 1990 यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया किस चीज का, कि इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने का। कब? अगस्त, आपके 6 अगस्त 1990। प्राइम मिनिस्टर साहब VP सिंह जो साहब रहते हैं वो पार्लियामेंट में इसको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। डिस्कशन होता है इस चीज पे और बोथ द हाउसेस क्या होते हैं, इसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर इसका रोल आता है, ठीक है। Decision of the cabinet was sent to Department of Personnel and Training. The senior office of the department drafted an order in line with the decision of the cabinet and took the minister's approval. An officer signed the order on behalf of the union government. ठीक है, कुछ महीनों तक मोस्टली हॉटली डिबेटेड इशू रहता है कंट्री में। डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट ओपिनियंस हमको देखने को मिल जाते हैं इस पे। पीपल जो है काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। डिसीजन जो है वो क्योंकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 जॉब अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करेगा, बहुत सी हजारों में क्वांटिटी में अफेक्ट करेगा। और उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी काफी हाई था, ठीक है। कुछ जो होते हैं ये इनको ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटीज अमंग द डिफरेंट क्लासेस इन इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशन, की जो एग्जिस्टेंस है आज तक हमारी इस इनइक्वालिटीज का, सोशल इनइक्वालिटीज का, ठीक है, किस चीज का, सोशल इनइक्वालिटीज का, कास्ट सिस्टम का जो आज भी हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा इंपैक्ट है, वो नेसेसिटेट कर देता है किस चीज के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए। तो ये क्या है, इन फेवर ऑफ, ठीक है। ये पॉइंट कैसा है, इन फेवर, ठीक है। This should give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी किसके है, ये इन फेवर आ जाता है। अदर्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये इक्वालिटी को डिनाई करेगा, क्या करेगा, इक्वालिटी को डिनाई करेगा। भाई देखो, जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हैंडीकैप दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इक्वालिटी नहीं है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वो इक्वालिटी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट साहब बोलते हैं कि ये एक टाइप का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उनको एक समान स्तर पे लाने का, और जो कि बिल्कुल सही बात है। बट आइडियली देखा जाए तो ये एक टाइप का आपको क्या मिला है, एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है, जो कि इक्वालिटी डिनाई कर रहा है। और ये इक्वालिटी कौन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी करता है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटीज। तो ये वाला पॉइंट किसमें आ जाता है, अगेंस्ट में आ जाता है आपके, ठीक है। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। दिस वुड परपेटुएट कास्ट फीलिंग्स, मतलब कास्ट फीलिंग्स को जो है ना उसको और डीप बना देगा ये, और इस पे क्या कर देगा, ये जो नेशनल यूनिटी है उसको हैम्पर करेगा,
ठीक है, कहीं ना कहीं देखो एक मन में बात बैठ जाएगी कि कल ना यार वो तो कोटे वाला है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है, तो इससे नेशनल यूनिटी पे बहुत खतरा आ जाता है और कहीं ना कहीं जो कास्ट फीलिंग्स होती है लोगों के बीच में उसको भी ये परपेटुएट करता है, उसको भी ये बढ़ाता है। ठीक है, सम पर्सन एसोसिएट अपोज टू दिस एंड फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। ठीक है, बहुत सारे केसेस जो हैं वो कोर्ट में फाइल होते हैं इसी पर्टिकुलर एससीबीसी को लेके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपने इंडिया के। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, है ना, एंड स्टॉप इट्स इंप्लीमेंटेशन। अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ ऑर्डर निकला है। सुप्रीम कोर्ट बंच्ड ऑल दीज केसेस, सब केसेस को बंच करती है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो 11 जजेस की यहाँ पे क्या बैठती है, बेंच बैठती है पूरी की पूरी, है ना, और ये लोग यूनानिमसली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई नहीं ये जो है ये सही चीज है। तो बाय मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जजेस 1992 में क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि जो ऑर्डर है इंडिया का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो क्या है, वैलिड है। हालांकि कोर्ट क्या करता है, कुछ सजेशन इनपुट करता है कि इसके जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है उसको मॉडिफाई करा जाए। ठीक है, वेल टू डू पर्संस जो हैं उनको इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं रखा जाए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो एक अनादर ऑफिस मेमोरेंडम 8 तारीख को 1993 में इशू करता है और ये डिस्प्यूट जो है ये फाइनली एंड हो जाता है। तो इस डिस्प्यूट के थ्रू, इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम के थ्रू हमको देखने को मिलता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले करता है, परमानेंट भी और आपका पॉलिटिकल भी, साथ साथ लेजिस्लेचर का रोल प्ले करती है और फाइनली जुडिशरी का रोल प्ले करता है। तो आइए इनको इंस्टीट्यूशंस की नीड देखें कि क्यों जरूरी है इंस्टीट्यूशंस। तो कंट्री की गवर्निंग के लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कंट्री की गवर्निंग में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो हमको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए या कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा सकें। ठीक है, फॉर रीअश्योरिंग द सिक्योरिटी टू द सिटीजन, एक्सक्यूज मी, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल, टैक्सेस कलेक्ट करना और उस मनी को बेटर तरीके से स्पेंड करना, अपनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम्स को बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, जो डिसीजंस होते हैं अबाउट दिस एक्टिविटीज, ठीक है, अदर इंप्लीमेंट्स दिस डिसीजन, कुछ जो होते हैं वो डिसीजन टेकर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इंप्लीमेंटर्स होते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज को अटेंड करने के लिए हमने कुछ अरेंजमेंट बनाए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ अंकित है और इन्हीं अरेंजमेंट्स को क्या बोला जाता है, हमारा इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफी कॉमनली देख सकते हैं, जैसे भाई आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूट। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूट दैट टेक केयर ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जाता है जहां पे डिस्प्यूट जो है सिटीजन्स के, सिटीजन्स या गवर्नमेंट के आपस में, उनको क्या करा जाता है, फाइनली सेटल करा जाता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस कैन बाइंड देम हैंड्स टू लीडर्स। Institutions involve meeting, committees and routines. This often leads to delay and complicated. ठीक है, one might feel that there is much better to have one person to take all the decisions without any rules, procedures, meeting. But that is not the spirit of democracy. ये क्या है भाई, spirit of democracy की बात आ रही है, हर एक पर्टिकुलर पर्सन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करने की बात आती है। डिले जरूर होता है हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा प्रोसीजर है, बट उससे क्या होता है, जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप कह सकते हैं कि बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन निकल कर आता है, क्योंकि उसका डिस्कशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। हो सकता हो कि कई बार हमको ऐसी जरूरत हो कि भाई हाँ इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत हो, बट कई बार इमीडिएट एक्शन भी हमारे क्या नेगेटिव पड़ जाते हैं। So some of the delays and complication are very useful. They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision. Institute make it difficult to have a good decision taken very quickly, but they make it equally difficult to rush through a bad decision. This way democratic government insists on institutions. चलिए, अब आता है सबसे पहला इंस्टीट्यूट हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा, और फाइनली तीसरे होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। जी हां, प्रेसिडेंट भी जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है किस चीज के, हमारे इस पार्लियामेंट के।
ये जो दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, आपके सामने ये क्या होते हैं, ये हमारे हाउसेस होते हैं। यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आते हैं, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन पे सामने आते हैं। लोकसभा की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या, देखो सबसे पहले तो दोनों के जो मेंबर होंगे उनको क्या बोला जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोला जाता, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, तो उसके सिंगल ओनर है, सिंगल पर्सन है और इसके काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर आते हैं। इलेक्टेड कैसे, डायरेक्टली, है ना, कैसे आते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली आते हैं। यहाँ पे लोग जो है, आप जो हो वोट देके यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और इस इलेक्शन के लिए क्या होता है, पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा गया है। तो टोटल सीटें कितनी है तो ज्यादा, बट फिलहाल कैपेसिटी कितनी है, 545 कैपेसिटी पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो पूरे भारत को 554 सीटों में या 554 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होकर आएगा और ये कहां बैठेगा, आपके इस लोकसभा में बैठेगा, जहां वो आपका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, तो यहां पे कैसे आते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली। चलिए राज्यसभा की बात करते हैं। यहां के जो मेंबर्स होते हैं ये आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या रोल होता है, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट of state at central level। ठीक है, ये क्या होता है, इसका काम होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट बता रहा है किस चीज का, स्टेट का, कहां पे, आपके सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ के जो लोग आएंगे, ये जो मेंबर्स राज्यसभा में बैठेंगे, वो कहाँ से बैठेंगे, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। हर एक पर्टिकुलर स्टेट की जो है एक क्वांटिटी फिक्स्ड होती है आपके राज्यसभा में। तो वहां पे स्टेट असेंबली में जो कौन होते हैं, जो आपके एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो अपने आप में से कुछ लोग चुन के कहां भेजती है, राज्यसभा में भेजती है, अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करवाना है। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन। एमएलए का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है और एमएलए अपने आप में डिसीजन लेते हैं कि हाँ, हम में से ये जो 5 इंसान है, ये जो 11 लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, हमारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करना है। इसलिए जो लोग राज्यसभा में बैठ रहे हैं उनका इलेक्शन हम कैसा बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल रहे हैं, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो बात करती जाए इनके बारे में। तो ये जो हमारा लोकसभा है, इसकी उम्र होती है 5 साल, है ना, कि मतलब हर 5 साल के बाद लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उसको एंड कर दिया जाएगा और फ्रेश इलेक्शन हेल्ड होंगे। ठीक है, वहीं जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये है हमारा परमानेंट हाउस, ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है, यहां का जो मेंबर है उसकी जो वैलिडिटी होती है मेंबरशिप की, वो 6 साल की होती है। ठीक है, और हर दूसरे साल 1/3 लोग जो है वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको सेटअप करा गया है कि हर दूसरे साल में 1/3 लोगों का ये 6 साल का जो टेन्योर है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एक टाइम पे पूरे मेंबर्स यहां से नहीं हटते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, परमानेंट हाउस बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है इसको, एक परमानेंट हाउस। वहीं ये जो है ये डिसॉल्वेबल हाउस होता है। गवर्नमेंट की बात आती है अगर, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, पार्टी नीड्स टू इंश्योर मेजॉरिटी। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपको कहां मेजॉरिटी लेकर आनी पड़ेगी, आपको इस लोकसभा में मेजॉरिटी लानी पड़ेगी, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में मेजॉरिटी लानी पड़ेगी। जब तक आप प्रत्यक्ष तरीके से चुनित लोगों के बीच में मेजॉरिटी नहीं लाते,
तब तक आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते। मतलब आप में इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स होने चाहिए उसमें आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए, उसमें आपकी पार्टी की मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे गवर्नमेंट बना सकते हो। ठीक है, राज्यसभा में भले आपकी मेजोरिटी हो बट उसमें आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो पार्टी को क्या चाहिए, मेजोरिटी कहाँ चाहिए, आपके इस लोकसभा में चाहिए। तो ये था थोड़ा बहुत लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। थोड़ा और डिटेल में इन चीज को समझते हैं, इनकी पावर्स को देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट। इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ द डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट। ठीक है, देखो बात करते हैं यहाँ पे डिसीजन को प्रोसेस करने के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, है ना। कोई भी जो डिसीजन होता है, जो कोई भी डिस्कशन होता है, वो एक किसके रूप में, बिल के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, या तो वो लोकसभा में प्रेजेंट होगा या राज्यसभा में प्रेजेंट होगा। कुछ एक्सेप्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं होता। सिमिलरली जो स्टेट लिस्ट पे अगर गवर्नमेंट रूल बनाना चाहती है तो वो राज्यसभा में इनिशिएट होगा, लोकसभा में नहीं होगा। तो बिल जो होगा वो प्रेजेंट होता कहाँ, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। उसके बाद क्या होता है, इस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। ठीक है, अब ये वोटिंग जो होती है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। नेचर पे डिपेंड करता है ये बिल के कि कितना संगीन है, क्या वो आम बिल है, नॉर्मल बिल या ऑर्डिनरी बिल की जब बात करते हैं तो उसमें हमको चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि आधे लोग से ज्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग में जितने भी हैं उसमें से आधे लोग से ज्यादा क्या कर दें, उस चीज को क्या कर दें, एग्री कर लें उस चीज पे, तो वो बिल को क्या माना जाता है, पास मान लिया जाता है। दूसरा होता है आपका इंपॉर्टेंट या फाइनेंशियल। इसमें होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 में क्या होता है कि टोटल लोगों में से कम 2/3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए और उन 2/3 लोगों में से कम आधे से ज्यादा किस चीज के लिए वोट होने चाहिए, यस के लिए वोट होने चाहिए, तभी जाके वो चीज पास होगी। ऐसे बिल जो होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जो प्रॉपर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लिए। ठीक है, फिर फाइनली आते हैं आपके तीसरे टाइप के, जिनको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ऐसे बिल जो पूरा का पूरा ढांचा बदल रहे हैं, ठीक है, इनके लिए हमको चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। लाइक फॉर इंस्टेंस जीएसटी। जीएसटी ने क्या किया, हमारा जो पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया, तो इसलिए क्या था, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा था। ऐसे बिल के लिए हमको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 के अलावा भी, ठीक है, कंडीशंस के अलावा भी कम से कम आधे स्टेट्स जो हैं, उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आपसे एग्री होने चाहिए। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर जीएसटी लगाना है तो कम से कम 15 या 16 आपके स्टेट्स जो हैं उस चीज को एग्री होने चाहिए कि हाँ ठीक है, हम जीएसटी लगाने के लिए तैयार हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या है, आपका डिसीजन लिया जाता है और आपके वोटिंग कंडक्ट करी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिल। ठीक है, चलो नीड ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। सारी डेमोक्रेसीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सुप्रीम एक्सरसाइज अथॉरिटी जो होती है उसको एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं, हम हक दे रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को हमारी तरफ से डिसीजन लेने का। इसलिए जो है सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, तो हमारे ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही करेंगे, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। तो इन इंडिया सच नेशनल असेंबली फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो ये क्या है, एक नेशनल असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मतलब आपकी जैसे विधानसभा, ठीक है, इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। सबसे पहले फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉस, अगर कुछ नया कानून निकलना है तो वो पार्लियामेंट ही निकालेगी, पार्लियामेंट ही डिस्कस करेगी और उस पर निकालेगी। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉस, चेंज एग्जिस्टिंग लॉस, abolish existing laws and make new ones in their places.
Parliament exercises some control over those who run the government. In India, this control is direct and full. Those who run the government can take decisions only as they enjoy the support of Parliament. अब देखो इस पॉइंट को समझो. अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास 545 में से 320 सीटें हैं. इसका मतलब मेरे पास क्या है? मेजॉरिटी है ना. तो भले ही ऑपोजिशन कितना ही जोर लगा ले, मुझे पता है कि मेरे 320 समर्थक हैं. जो डिसीजन मैं लेना चाहूंगा, जो डिसीजन मेरी पार्टी लेना चाहेगी, उसको 320 वोट तो मिलने ही मिलने है ना. एग्री. अब देखो क्या होता है, अगर इन केस आप कुछ ऐसा डिसीजन निकाल के लेकर आते हो या आपके कर्मों की वजह से ऐसा होता है कि ये मेंबर्स जो हैं ये आपका साथ नहीं दे रहे, तो उस केस में आपकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस यहां से क्या हुआ, 200 लोग टूट के बोले कि नहीं भैया जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं. तो इसलिए यहां पे ये बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल तभी तक कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट जो है वो कोई डिसीजन तब तक ही ले सकती है जब तक वो क्या एंजॉय कर रही है, पार्लियामेंट का सपोर्ट एंजॉय कर रही है. बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट के यहां पे कुछ भी नहीं हो सकता. पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव. पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट. ठीक है. इसलिए हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट या फाइनेंशियल बिल के बारे में, है ना. ये फाइनेंशियल बिल के डिफरेंट होते हैं. ठीक है. टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है और एक मनी बिल होता है. और एक फाइनली हम कह सकते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेपरेट आर्टिकल बना हुआ है, बट हम यहाँ पे बजट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना. बट बजट को नहीं करे तो बेटर है. अभी सिर्फ ये समझो, मनी बिल क्या होता है, एक टाइप का अप्रोप्रिएशन बिल होता है ना. सरकार के 3 खाते होते हैं. जैसे भाई हमारे क्या बैंक अकाउंट होते हैं, है ना, ऐसे गवर्नमेंट के भी 3 बैंक अकाउंट होता है. ठीक है. एक होता है पब्लिक अकाउंट्स, है ना, एक अपना कंटिजेंसी फंड, ठीक है, और एक अपना प्रॉपर पब्लिक अकाउंट्स फंड होता है ना. इन 3 फंड में से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को एक मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. उस मनी बिल को क्या हुआ, एक टाइप का डिस्कशन हो गया जिस पे वोटिंग कंडक्ट होगी और फिर वो पास होगा, और तभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना पैसा निकाल सकती है उस पर्टिकुलर फंड्स में से. तो ऐसे पार्लियामेंट जो है फाइनेंशियल कंट्रोल भी बनाए रखती है आपके किस पे, आपके इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे. ठीक है. पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज, नेशनल पॉलिसी इन आवर कंट्री. इससे ऊपर कोई फोरम नहीं है जहां पे आप इसका डिसीजन लेके जा सको, डिस्कस कर सको. 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पे आते हैं. ठीक है. सेंट्रल रोल है पार्लियामेंट का, बहुत लार्ज कंट्री है, इसलिए रोल जो है हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए. पावर को क्या कर दिया, थोड़ी बहुत डिवाइड कर दी 2 भागों में. ठीक है. पहला होता है चेंबर ऑफ हाउस, है ना. चेंबर और हाउसेस को बोला गया था. डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल जो होते हैं वो आपके किस में होता है, आपके लोकसभा में होते हैं. दूसरे में इनडायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं, है ना, कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए. हमारे यहाँ पे 2 हाउस है, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम बोल देते हैं राज्यसभा, और एक हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम बोल देते हैं लोकसभा. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये फीचर है जिसको हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है हमारे इंडिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग. President is a part of parliament, although she is not a member of either house, but all laws came into effect only after she gives the sign. मतलब जब तक प्रेसिडेंट साहब उस ऑर्डर पे जो डिस्कशन है उस पर दस्तखत नहीं करते, तब तक वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ही रहेगा, उसको लॉ बनने में टाइम लग जाएगा. Our constitution gives the राज्यसभा some special powers, but most matters लोकसभा exercises supreme power. अब देखो लोकसभा कैसे एक्सरसाइज कर रहा है अपनी सुप्रीम पावर. सबसे पहला आता है प्रोविजन जॉइंट सिटिंग का, है ना. अनुच्छेद 108 है जहां तक मैं गलत नहीं हूं. तो यहां पे देखो क्या होता है, एक ऐसा देखो, अब आपको पता है कि एक डिसीजन जो है वो लोकसभा में भी जाएगा और राज्यसभा में भी जाएगा. जब तक वो दोनों जगह से पास नहीं हो जाता तब तक वो बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा. मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पे लोकसभा उसको पास करना चाहता है, लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा ने पास नहीं करा, या फिर राज्यसभा ने कर दिया लोकसभा ने नहीं करा. ठीक है. जनरली तो पहला वाला सिनेरियो ही होता है कि भाई लोकसभा कर देता, राज्यसभा नहीं करता. ठीक है. ऐसे केस में क्या होता है, एक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है. प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी को कि आप क्या करें, एक जॉइंट सिटिंग रखें. जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग एक ही हाउस में बैठते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और वोटिंग करते हैं. तो ऐसे में क्या लोकसभा की जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा हैं
ठीक है। 545 तो मेंबर है, वहां पे 270 समथिंग मेंबर हैं आपके किसके, राज्यसभा के। तो जाहिर सी बात है अगर वोटिंग सिंपल मेजोरिटी से भी करी जाए तो लोकसभा जीत जाएगा। तो ऐसे में क्या होती है, ये जो ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल है ये एक पावर देता है किस चीज को, आपके लोकसभा को। दूसरी चीज फाइनेंशियल मैटर, है ना। फाइनेंशियल मैटर में कुछ पेचीदा चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात आती है मनी बिल की। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, डिसीजन फाइनल किसका रहता है, तो हमारे स्पीकर का। और स्पीकर कहां बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, ना कि राज्यसभा में। दूसरी चीज, इट विल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, ये सबसे पहले सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तीसरा, राज्यसभा जो है इसको सिर्फ 14 दिन के लिए क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, ठीक है, या फिर कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है जो कि मैंडेटरी नहीं है लोकसभा को मानने के लिए। तो इन 3 तरीकों से फाइनेंशियल मैटर्स में भी लोकसभा राज्यसभा से क्या है, ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। चलो, एंड ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, इफ बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द टू हाउसेस, ठीक है। तो ऐसे में क्या करा जा सकता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। Lok Sabha exercises more power in money matter. Once Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, Rajya Sabha cannot reject it. Rajya Sabha can only delay it by 14 or suggest some changes. Lok Sabha may or may not accept this particular changes. तीसरा, लोकसभा कंट्रोल करती है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं से भी बन सकते हैं। आप लोकसभा के मेंबर हैं तो भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जा सकते हैं, आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जा सकते हैं। बट जब तक ही वो आप बने रहेंगे, जब तक आप इंजॉय करेंगे सपोर्ट किसका, मेजोरिटी का करेंगे, कहां पे, लोकसभा में। जब तक लोकसभा में आपकी मेजोरिटी है तब तक आप क्या हो, मिनिस्टर हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा says they have no confidence in the council of ministers, है ना, कि भैया अब हमको इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको हटाया जाए। उस केस में प्राइम मिनिस्टर भी क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का एक पार्ट है। तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सके एट डिफरेंट लेवल्स। चलो अब देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये खत्म हो गया हमारा क्या, आपका पार्लियामेंट। अब देखेंगे हम क्या, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन को क्या करना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल, है ना। पॉलिटिकल जो होते हैं ये ज्यादातर इलेक्टेड मेंबर होते हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उन्हीं के बीच में से आते हैं आपके कौन, आपके ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनको क्या बोला जाता है, सॉरी एक मिनट, इनको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि कहां से आते हैं, आपके पार्लियामेंट से आते हैं, ठीक है। वहीं हम दूसरे देखते हैं जिनको बोलते हैं हम क्या, आपके परमानेंट। ये लोग तो क्या है, इलेक्टेड है, बट जो परमानेंट है ये क्या है, सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड और इलेक्टेड का मतलब ये हुआ कि भाई ये लोग एक पेपर निकाल कर आए हैं किसी एक पर्टिकुलर पदवी के लिए, जैसे कि हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या स्टेट पुलिस सर्विसेज या उनसे रिलेटेड कोई और पर्टिकुलर जॉब। तो ये लोग क्या होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं परमानेंट, और पॉलिटिकल क्या होते हैं, हमारे इलेक्टेड होते हैं, है ना। जो हमारे परमानेंट रहेंगे ये ज्यादातर क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विल का। वहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, आमतौर पर ये लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं,
है ना, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, कैसा प्रारूप होना चाहिए, कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे पॉलिटिकल, है ना। पॉलिटिकल ही क्या करते हैं, सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं, है ना। और ये जो परमानेंट है ये अपने आप में एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे कि भाई ये लोग एक्सपर्ट होने के बाद भी जो है सुप्रीम पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि ये क्या है, सिलेक्टेड है, ये लोगों के द्वारा चुने गए नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक्सपर्ट का काम करते हैं, ना कि पॉलिसी मेकर्स का, है ना। इनका टेन्योर की बात करते हैं तो इनका टेन्योर होता है 5 साल का मैक्सिमम एक सदन में, और इनका क्या होता है 60 या 62 साल की जो उम्र होती है उसके हिसाब से इनका टेन्योर होता है, इसलिए हम इनको परमानेंट बोल रहे हैं, इनको हम पॉलिटिकल बोल रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। डिफरेंट लेवल एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस। तो ये क्या करते हैं, डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ऑल दोस फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। चलो, पॉलिटिकल और परमानेंट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। एक जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, है ना, कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जिनको बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ज्यादातर ये कौन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बिग डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की फंक्शनरीज को लेके। दूसरे जो होते हैं पीपल हु आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ये सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, या हम इन्हीं को सिविल सर्वेंट या सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट्स इनको बोला जाता है। ये जो है ये ऑफिस में जब तक रूलिंग पार्टी रहती है तब तक नहीं, बल्कि ज्यादा समय के लिए रहते हैं, ठीक है। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये किसके अंडर काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको डे टू डे एक्टिविटी जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं उसको कंडक्ट करने में, है ना। तो यहाँ पे हमको एक डिफरेंस और मिल जाता है ना। ये डे टू डे एक्टिविटीज जो है उसको बिग पॉलिसी बनाते हैं और ये उनको असिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर वर्क में। The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. Sometimes the minister may know very little about the technical matters that come under his ministry. बिल्कुल सही बात है भाई, आप जरूरी नहीं, अगर आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं तो जिसका मतलब ये नहीं कि आप पायलट हों, ठीक है, पर इसका मतलब ये जरूर है कि आप लोगों की चॉइस हैं, है ना। लोग आपको चाहते हैं कि आप वहां बैठे और उनके बिहाफ पर डिसीजन लें। वहीं एक पर्टिकुलर पर्सन जो है इस एविएशन मिनिस्ट्री में, अगर मान लीजिए कोई सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे है, तो जाहिर सी बात है उन मिनिस्टर साहब से हो सकता हो कि वो बहुत ज्यादा जानता हो। भाई कुछ आप बात भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद अपने आप में आईएएस रह चुके हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो खुद अपने आप में इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रह चुके हैं। तो एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स सी बातें वहां पे कहीं ना कहीं होते हैं, बट जरूरी नहीं है हर बार ये कि जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो वो अपना सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट हो, ठीक है। समटाइम्स हाँ, व्हाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, तो मिनिस्टर के पास फाइनल से क्यों? भाई जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली ये वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास बेटर चीजें हैं, तो उसको हम फाइनल अथॉरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं और इस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों अथॉरिटी दे रहे हैं जो कि लोगों के द्वारा है? तो अपने आप में ये आंसर है कि मिनिस्टर इज एन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और एक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि विल ऑफ द पीपल को ही क्या करा जाता है, एक्सरसाइज करा जाता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, ही इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। परमानेंट वाला जो है ये कॉन्सिक्वेंस के लिए आंसरेबल बिल्कुल नहीं होता है। That is why the minister take all the final decisions. Minister decide the overall framework and the objective on policy. Minister is not and is not expected to be an expert for a ministry. The minister takes the advice of expert on technical matters. Very often expert hold different opinion or place before her more than one option. ठीक है, depending upon what the overall objective is, the minister decides. Expert can tell them the route, but somehow within a larger view decides the decision. चलिए, तो अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हमको ये समझ में आया। अब देखते हैं हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। इसके दो बहुत बड़े चीज हैं या आप एस्पेक्ट हैं, एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कुछ चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में।
प्राइम मिनिस्टर साहब जो रहेंगे वो सबसे पहले क्या रहेंगे, लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे। और वो हाउस जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, लोकसभा रहेगा। ठीक है, यहां के लीडर रहेंगे, तभी उनको क्या करा जाएगा, बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट साहब द्वारा, और उनको बोला जाएगा कि ठीक है अब आप क्या करें, आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपको ऑफकोर्स सी बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होना ही होना है। ठीक है, आपको लीडर ऑफ द हाउस भी होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपवाद देखो, एक्सेप्शन देखो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो भी आप कितने, 6 महीनों के लिए बन सकते हैं। और इस 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबरशिप ऑब्टेन करेगी, या तो राज्यसभा से ऑब्टेन करनी पड़ेगी या आपको लोकसभा से ऑब्टेन करनी पड़ेगी। सिर्फ अंतराल क्या है, 6 महीने का। दूसरी चीज सब समझो प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं वो सुप्रीम मोस्ट मिनिस्टर होते हैं और वो पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करा जाता है, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे सारी चीजें होती हैं, और वो किसको असिस्ट करने के लिए है, हमारे प्रेसिडेंट साहब को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, चलो, प्राइम मिनिस्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन। वो क्या है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही क्या, प्रेसिडेंट साहब क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, बट अ प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स द मेजॉरिटी इन लोकसभा। उसी पर्टिकुलर लीडर को क्या बना सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। अगर ऐसी केस में जहां कोई भी सिंगल अलायंस या कोई भी सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी फेल कर देता है, मेजॉरिटी प्रूफ करने में फेल हो जाता है, तब प्रेसिडेंट के अपने अंदर में डिसीजन है, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी एक पर्सन को जो कि मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल है मेजॉरिटी स्टैब्लिश करने के, उसको बुलाएं और उसको प्राइम मिनिस्टरशिप दे दें। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूज इन पावर एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। भाई अगर मेजॉरिटी पार्टी बोल देती है या कोलिशन बोल देती है कि अब हमारे लीडर नहीं है, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। आफ्टर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। ठीक है, बट सच अ पर्सन has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months। मतलब विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनना है और आप मेंबर नहीं हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या लेनी है, मेंबरशिप लेनी है। इट हैज यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स, किसको, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, जो हमारे टॉप लेवल की जो मिनिस्ट्री संभालते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, है ना, सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, अपना होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गई, इन लोगों को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला, कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। ठीक है, जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये लोग मिलते हैं और अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे डिसीजन ले लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी अपने आप में बैठ सके डिसीजन ले सकती है और उस डिसीजन को उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को मानना होगा। ठीक है, कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, दे आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन इनवाइटेड। इनके पास और कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता हेल्प करने के लिए, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विच आर अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड टू कैबिनेट, इनको असिस्ट करने के लिए, मतलब सम काइंड ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर यू कुड से, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्रिएट करे जाते हैं। Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, decisions are taken in cabinet meeting. This is why parliamentary democracy in most countries is often known as cabinet form of government. The minister may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decisions of the cabinet. इसको बोला जाता है collective responsibility. No minister can openly criticize any decisions of the government. The secretaries provide the necessary background to information to the minister to take decisions. ठीक है, as cabinet, a team assisted by cabinet secretaries include many of the senior civil servants. चलो पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे अपने थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, तो जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसका चेयरपर्सन कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही होंगे। तो कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो उनके वर्क होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोई भी डिस्क्रीमेंट होता है तो इन्हीं का डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। तो अल्टीमेटली फाइनल अथॉरिटी भी कैबिनेट मीटिंग में कौन सी होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क
to the minister and he has the power to dismiss the minister also. When the prime minister quits, the entire ministry quits. ठीक है, 10, क्योंकि क्या है, प्राइम मिनिस्टर लीडर है, अगर लीडर ही क्विट कर देगा तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री क्या कर देगी, क्विट कर देगी. इफ द कैबिनेट इज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन विद इन द कैबिनेट, इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज मोस्ट पावरफुल. द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैव इंक्रीज्ड सो मच इन द रीसेंट डिकेड्स दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है. ठीक है, हालांकि रिसेंट के टाइम पे देखा जाए तो ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट के आने से. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट, पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. मीडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रेंड by making politics and elections as a competition between top leaders party. To the extent of power widened by prime minister also depends upon the personality of the person holding that position. However, rise of coalition politics has imposed certain constraints. ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट सबसे पहले समझो क्या है. कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, जब आप मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते, इसको एक सिंगल पर्टिकुलर पार्टी जो है वो जब मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाती तो 2 या 3 लोग मिलके क्या करते हैं, या 2 या 3 पार्टी मिलके क्या करती हैं, मेजॉरिटी प्रूफ कर देती हैं. ऐसी गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है. कोलिशन गवर्नमेंट में उसको डिफरेंट ग्रुप्स को क्या है अकोमोडेट करना पड़ेगा, है ना, फ्रैक्शंस को की खुद की पार्टी के अलावा साथ साथ में अलायंस पार्टी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अलायंस पार्टी ने जहां मोमेंट पे अपना सपोर्ट वापस खींच लिया, गवर्नमेंट गिर गई. ही ऑल्सो हैज द हेड टू व्यूज, he also has to heed the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. चलिए अब बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के बारे में, जो कि एक बहुत अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हो जाते हैं. ठीक है, ये भी हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं. ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं, है ना, हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है इनको. इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर. इनके पास क्या है, नॉमिनल पावर है. रियल पावर जो है, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट है, ये डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आते, इसलिए इनके पास रियल पावर ना होकर नॉमिनल पावर है. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस आर लार्जली टू एन सेरेमोनियल. They supervises overall functioning of the political institution. President is not elected directly by the people. कौन इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं हमारे किसको, प्रेसिडेंट साहब को. एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम दैट काइंड ऑफ पावर डायरेक्टली, क्योंकि क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. दिस इंश्योर she remains only a nominal executive. All government activities take in name of president. All laws and major policies of the government are issued in the name of president. ठीक है, all major appointments are made in the name of president. जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उन सब प्रेसिडेंट साहब के नाम पे होते हैं. और प्रेसिडेंट साहब ही सुप्रीम कमांडर है किस चीज़ के, हमारे डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया के. प्रेसिडेंट को ये सब पावर जो है, ये सब एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे करनी पड़ती है. ये डायरेक्टली अपनी जो है डिसीजन पावर जो है उसको इंपोज नहीं कर सकते. सारी चीजें जो है प्रेसिडेंट साहब को वो कौन एडवाइस करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी, है ना. हालांकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या करते हैं, रिकंसिडर करने का ये कह सकते हैं कि आपकी जो एडवाइस है उसको आप एक बार प्लीज रिकंसिडर करें. बट अगर वही सेम एडवाइस दोबारा आ जाती है, ठीक है, कि नहीं नहीं साहब आप तो एक काम करें, यही चीज करें, तो प्रेसिडेंट साहब को क्या करना पड़ेगा, ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द सेम. ठीक है, सिमिलरली अगर एक बिल भी होता है जिसको लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास आते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब भी क्या कर सकते हैं, उसको एक बार भेज सकते हैं रिकमेंडेशन के लिए, सॉरी रिकंसिडरेशन के लिए. बट अगर बिल भी वापस वैसा आ जाता है तो प्रेसिडेंट साहब को साइन करना पड़ेगा. ठीक है, so if the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if the bill passes, ठीक है, again she has to sign it. There is one very important thing that she should do on her own, that is appointing prime minister. ये भी कौन सी सिचुएशन में, जब कोई भी पर्टिकुलर पार्टी लीडर जो है या मेजोरिटी जो है वो प्रूफ नहीं कर पाती. When no party or coalition gets a majority in Lok Sabha, president exercises her discretion. The president appoints a leader who in her opinion can muster majority support in the Lok Sabha. ये चीज़ हम ऑलरेडी जब हमने प्राइम मिनिस्टर देखा था उसमें हम देख चुके थे. आते हैं फाइनली जुडिशरी पे. एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी. इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी के भी इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इसको अपने आप में पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, इसलिए ये ना पॉलिटिकल या किसी टाइप के एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव से क्या है, परे है, क्योंकि इनका इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है. ठीक है, सारे जो कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोली गई है, मतलब हमारे यहाँ पे सिंगल हायरार्की है, किसी के पास भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है किसी को सरपास करने की या बाईपास करने की. सबसे ऊपर हमारे लेवल पे आ जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब.
ठीक है, जो कि इंटायर नेशन के हेड हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जी हैं जो कि स्टेट्स में देखते हैं, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या बाकी कोर्ट्स को देखते हैं। तो इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी हायरार्की फॉलो होती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मना करने से मान दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं किसका, जुडिशरी का। कौन सा पर्सन कहाँ अपॉइंट होगा, कितने साल के लिए होगा, ट्रांसफर होगा नहीं होगा, ये सब सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल पावर है। Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute between citizen of the country, between citizen and government, ठीक है, two or more state government, between government and union and state level. It is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can also hear appeals against the decisions of other high courts. Independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature or executive. तो ये हमारे वर्क हो गए किसके, जुडिशरी के केसेस, ठीक है। जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द, कैसे परे है या कैसे इनके पास फ्रीडम है वो देखते हैं। तो ये कोई भी एक्शन नहीं लेते इन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, कि भाई किसी पार्टी की विश है कि इस केस का जो वर्डिक्ट है उसको पलट दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किए जाते हैं। बट किस एडवाइस ली जाती है किसकी, प्राइम मिनिस्टर साहब की, बट हमेशा कंसल्ट किया जाता है किसको, चीफ जस्टिस को, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस सीनियर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है ना। सो दस देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर interference. Senior most judges of the Supreme Court is usually appointed Chief Justice. Once a person is appointed a justice or a judge, it is nearly impossible to remove him over from that particular position. जो प्रोसेस प्रेसिडेंट साहब को हटाने की है, सेम प्रोसेस एक पर्टिकुलर जज को, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की भी है। It is as difficult as removing the president. A judge cannot be removed only by impeachment motion passed separately by 2/3 members of the टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 चाहिए किसको हटाने के लिए, एक जज को हटाने के लिए। इट कैन नेवर हैपन, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, किसी वर्ड का समझ में नहीं आता, तो अल्टीमेटली यही अथॉरिटेटिव है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने के लिए। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड ऑफ एनी लॉ, लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन, कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या फिर लोगों की राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे को हम क्या कर सकते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर करना भी किसके हाथ में है, इस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, thus they determine the constitutional validity. ठीक है, this is known as judicial review. The Supreme Court of India has also ruled to the core of basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट चेंज नहीं करती। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में चेंज कर सकती है, बट इस बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउज इट टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, is hurt by the action of the government. This is called public interest litigation. The courts intervene to prevent the misuse of government's power to make decisions. They check malpractices on the part of public officials. That is why judiciary enjoys such a high level of confidence among the people. कि भाई साहब कुछ नहीं होगा ना, तो कम से कम कोर्ट मेरी बात सुनेगी, ये कह के क्या कहते हैं, जुडिशरी में ट्रस्ट काफी डेवलप होता है। ये था हमारा पूरा का पूरा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर। आई होप आपने कुछ नया लर्न करा होगा, और इसी तरीके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस के लिए अबाउट यूईटी, ओलंपियाड, एनटीएससी, सीबीएसई तो ऑफकोर्स सही है, आप बने रह सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपके लिए वीडियोस लेकर आता है। फॉर इंस्टेंस हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही है, साथ साथ में आप आ सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, या आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो यहाँ पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। साथ साथ हमारे अदर अपडेट्स के लिए जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, आप बने रह सकते हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।